6 महीने बाद। कहते हैं ना, हर एक सुबह नई शुरुआत लेकर आती है और धूप की किरण नया उजाला। इसी शुरुआत के इंतजार में आज पूरा 6 महीना बीत चुका था और ओबरॉय मैंशन में भी सब कुछ बदल चुका था। सुबह का वक्त हो चुका था और एक बड़े से रूम के बड़े आलीशान बिस्तर पर शांत सोया हुआ था। तभी सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और वो अपना आंख धीरे धीरे खोल अपने चेहरे पर प्यारा सा मुस्कान ला प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग रेहान। ये कहते हुए उठता है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन स्क्रीन पर कबीर का नाम देख वो फ़ोन उठाते ही कहता है, आज की मीटिंग का टाइम फिक्स कर दो। ये कहने के बाद वो फ़ोन कट कर देता है और नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है। कुछ ही देर में बाथरूम से निकल कबर्ड के पास अपने कपड़े देखते हुए कहता है, रेहान आज मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो बताओ ना मैं क्या पहन के जाऊं। इतना कहते हुए पूरे कबर्ड में से एक ब्लैक कलर का सूट निकाल शीशे के सामने खड़ा हो सवाल करता है, ये मुझ पे कैसा लगेगा। तब ज़्यादा ना सोचते हुए उसे पहन रेडी हो जाता है और रेडी होकर एक तस्वीर को छूते हुए कहता है, कैसा लग रहा हूँ मैं रेहान। फिर मुस्कुराते हुए खुद में ही कहता है, अच्छा ही लग रहा हूँगा, आखिर तुम्हारी पसंद जो हूँ मैं। ये बात कहते हुए ही उसके आंखों में आंसू आ जाता है और अपने नम आंखों से तस्वीर को देख कहता है, रेहान यहाँ सबको ऐसा लगता है कि तुम उस हादसे में अब नहीं रहे, पर मुझे पता है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत जल्द तुम मेरे पास वापस आओगे। और अपने चेहरे पर फिर वही मुस्कान ला कहता है, जब तक तुम वापस आ नहीं जाते मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा वेट करूंगा। इतना कहने के बाद वो रूम से बाहर निकल नीचे चला जाता है और अमर जी को देख उनसे गले मिल जाता है और प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग नाना जी। तब अमर जी भी मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं। फिर दोनों डिनर टेबल पर साथ जा बैठ जाते हैं और सर्वेंट नाश्ता लगाने लगती है। फिर दोनों नाश्ता साथ करने लगते हैं। वही अमर जी शान की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहते हैं, आज अगर रेहान होता तो तुम पर बहुत ही गर्व महसूस करता तुम्हें इसे देखकर। तब शान अमर जी से कहता है, नाना जी आज का मीटिंग का फाइल आप एक बार चेक कर लीजिए। तब अमर जी शान से कहते हैं, मुझे देखने का जरूरत नहीं है शान, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर नाश्ता करने के बाद शान डिनर टेबल से उठ अमर जी का आशीर्वाद ले लेता है और मेंशन से बाहर निकल अपने कार के पास आ जाता है। उसके आते ही कबीर उसके लिए पीछे का कार डोर खोलता है। तभी शान कबीर की तरफ देख उससे कहता है, कबीर भैया मैं आपका बॉस नहीं हूँ, कितनी बार कह चुका हूँ मत किया कीजिए मेरे लिए ये सब। तब कबीर भी मुस्कुरा कर कहता है, शान तुम मेरे रेहान सर की जिंदगी के बॉस थे तो अब से मेरे भी बॉस हो। कबीर का बात सुन उसे रेहान के साथ बिताया हुआ पल याद आने लगता है और ज़्यादा कुछ न कह वो कार के अंदर जा बैठता है। वही कबीर भी आगे जाकर बैठ जाता है और उन दोनों के बैठते ही दीवार कार को लॉक कर स्टार्ट करते हुए मेंशन से बाहर रफ्तार के साथ निकल जाता है। कुछ ही देर में वो कंपनी भी पहुंच जाते हैं और शान कार से उतर जाता है और फिर शान और कबीर दोनों उसके पर्सनल एलिवेटर से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। एलिवेटर जैसे ही खुलता है कबीर शान दोनों ही एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। फिर शान रेहान के केबिन चला जाता है। वही कबीर अपने केबिन में चला जाता है। रेहान के चले जाने से बाद से शान ही रेहान का सारा बिजनेस अकेले संभालने लगा था और कबीर भी साया की तरह शान के साथ रहता था ताकि उसे कोई परेशानी या तकलीफ ना हो। शान भले ही रेहान के जगह सब कुछ संभालता रहा हो, लेकिन आज तक उसने कभी भी रेहान के चेयर पर नहीं बैठा था। वो उसके बगल में एक चेयर लगवाया था, वो उसी में बैठ काम करता था। वो अपने चेयर में बैठ मीटिंग में जाने से पहले एक बार फिर फाइल पढ़ने लगता है। करीबन आधे घंटे के बाद कबीर का कॉल शान को आता है तो शान अपना फ़ोन उठा फाइल को पढ़ते हुए ही कबीर से कहता है, हाँ भैया मैं नीचे आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर अपने फाइल को ले खड़ा हो जाता है। फिर अपने केबिन से बाहर निकल एलिवेटर में जा ग्राउंड फ्लोर बटन प्रेस कर देता है तो कुछ ही वक्त में एलिवेटर नीचे जा रुक जाता है। तो जैसे ही एलिवेटर का डोर खुलता है तो वो झट से एलिवेटर से बाहर निकल कार के पास जाता है और कबीर उसके लिए कार का दरवाजा खोल देता है। तो फिर सुबह वाला डायलॉग मार वो कार के अंदर जा बैठ जाता है। वही कबीर भी फिर कार लॉक कर आगे जा बैठ जाता है। दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ वक्त के बाद कार मुंबई के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के बाहर जा कार रुक जाता है। तो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े गार्ड्स में से एक गार्ड जा कार का डोर खोलता है। शान और कबीर दोनों ही कार से बाहर निकल जाते हैं। शान के साथ साथ कबीर को सभी गार्ड्स ग्रिड करते हैं तो शान सभी को मुस्कुरा कर देखता है। फिर कबीर के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। शान कहीं भी जाता था वहां शान के पहुंचने से पहले कबीर गार्ड्स को भेज देता था ताकि शान को कोई छूने का हिम्मत ना कर सके। वैसे भी उसके रहते किसी का हिम्मत हो नहीं सकता था कि कोई शान को छूने का हिम्मत कर सके। फिर कुछ ही वक्त के बाद दोनों होटल के वीआईपी केबिन में पहुंच जाते हैं।
केबिन के अंदर जाने के बाद सामने बैठे इंसान को देख शान हैरान हो जाता है, पर फिर भी बहुत कोशिश करता है अपने आप को नॉर्मल दिखाने का। वही जो बैठा होता है वो और कोई नहीं कार्तिक था, जो अपने डैड के बिजनेस को रन कर रहा था और अपने डैड के बिजनेस को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले गया था और टॉप कंपनी की लिस्ट में ले आया था। जब अपने सामने रेहान से बिहाफ में अभी जो पूरा बिजनेस हैंडल कर रहा था, दुनिया वालों को यही बताया गया था कि रेहान इंजर्ड है, इसलिए उसके बिहाफ में शान सब कुछ हैंडल कर रहा है। किसी को भी ये न्यूज़ नहीं बताया गया था कि वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये बात फैल जाता तो रेहान की कंपनी के साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट बस रेहान के नाम की वजह से करते थे। रेहान बिजनेस वर्ल्ड का किंग जो था। शान को देख कार्तिक खड़ा हो जाता है, साथ ही अपने ख्यालों में कहीं गुम हो जाता है। वही शान उसके पास जा अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है तो कार्तिक अपना हाथ उससे मिलाता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो शान की तरफ अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगता है। तो वो झट से अपने हाथ को पीछे कर अपने मन में कहता है, क्या कार्तिक मुझे पहचान गया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं शान हूँ, सारा नहीं। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने होंठों पर मुस्कान ला कार्तिक से कहता है, प्लीज सीट। ये सुन कार्तिक जो खुद कंफ्यूज्ड था वो हाँ कह बैठ जाता है। उसके बैठते ही शान भी बैठ जाता है। फिर कबीर बाहर जा खड़ा हो जाता है। वही वेट्रेस ऑर्डर लेती है तो दोनों अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं। फिर शान कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ आता है तो वो अपने फ़ोन को निकाल देखता है। मैसेज अगस्त्या का था। जब भी शान कोई मीटिंग में जाता तो अगस्त्या जो अमेरिका में था फिर भी शान का हर खबर रखता था कि किसके साथ मीटिंग है, कहाँ जाने वाला है, उसे ऑल दी बेस्ट विश करना, साथ ही दूर रहकर भी शान के सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना। अगस्त्या का मैसेज देख शान के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। वो अगस्त्या को थैंक यू कहता है, फिर मोबाइल टेबल पर रख कार्तिक की तरफ देख कहता है, सॉरी, इट्स ओके। कार्तिक का ये बात सुनने के बाद शान काम का बात शुरू कर देता है। शान प्रोजेक्ट से रिलेटेड बोले जा रहा था, वही कार्तिक एक तक उसे बस देखे जा रहा था और फिर अपने मन में ही शान को देख कहने लगता है, तुम बिल्कुल सारा की तरह क्यों लग रहे हो मुझे? वही बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लिप्स, बस आवाज में थोड़ा डिफरेंस है और तुम्हारे बाल छोटे हैं। जब से वो कॉलेज के हाफ ईयर में बिना किसी को बताए चली गई है तब से उसे ढूंढ रहा हूँ, पर वो आज तक मुझे नहीं मिली और आज तुम्हें देख ऐसा बार बार लग रहा है जैसे तुम ही सारा हो, पर ये कैसे हो सकता है? वो एक लड़की थी और तुम लड़का हो। अपने मन में वो शान को देख खोया हुआ ये सब कहे जा रहा था। तभी शान कार्तिक को खोया हुआ देखता है तो कहता है, मिस्टर सिंघानिया, आप मेरा बात सुन रहे हो? शान का ये सवाल सुन कार्तिक अपने होश में आ कहता है, या वेल। उससे आगे वो कुछ कहता तभी वेट्रेस आ जाती है, डिशेज लेकर फिर टेबल पर रखने लगती है तो कार्तिक शांत हो जाता है। वही वेट्रेस सारे डिश रखने के बाद चली जाती है। वही उसके जाते ही शान खड़ा हो जाता है तो कार्तिक उसे अपनी हैरानी से भरी रिएक्शन से देखता है तो शान झट से कहता है, मैं वॉशरूम से आता हूँ, तब तक आप डिश एंजॉय करिए। ये सुन कार्तिक ओके कह देता है तो शान केबिन से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है कुछ ही सेकंड बाद शान का फोन बजने लगता है जो वो टेबल पर रख भूल गया था। तभी कार्तिक का नज़र उसके फ़ोन पर जाता है और स्क्रीन पर सोनाली का तस्वीर देखता है और कॉलर आईडी पर बेस्टी लिखा होता है तो कार्तिक का सकअप शक नहीं रहता है। वो फ़ोन रिसीव करने के लिए शान के फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है कि फिर अपने हाथ पीछे कर लेता है और अपने मन में कहता है, कार्तिक तुझे पहले कन्फर्म करना होगा। अपने आप में इतना कहने के बाद वो शांति से अपना खाना खाने लगता है। वही शान का फ़ोन भी रिंग होना बंद हो जाता है और शान भी वॉशरूम से आ जाता है और अपने जगह पर जा बैठ जाता है। फिर अपना डिश खाते हुए वापस काम का बात करने लगता है। कुछ ही वक्त में बातें और डिश दोनों ही खत्म हो जाता है। फिर दोनों अपने हाथ को साफ करते हैं और जो वेटर आती है कार्तिक उसे टिप भी देता है, वही शान भी टिप देता। फिर कार्तिक शान दोनों जाने से पहले हैंडशेक करते हैं, फिर वीआईपी केबिन से बाहर जाने लगते हैं। केबिन से बाहर निकलने के बाद शान कबीर के साथ अपने तेज कदमों के साथ जाने लगता है। वही कार्तिक उसे ही अब भी नोटिस कर रहा था और उसके हाव भाव देख उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो सारा ही हो। होटल से बाहर जाने के बाद कबीर और शान कार के अंदर जा बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक भी अपने कार में जा बैठ जाता है और दोनों का कार रफ्तार के साथ होटल से बाहर निकल जाता है। करीबन 1 घंटे के बाद बड़े से बिल्डिंग के बड़े से केबिन के अंदर अपने गद्देदार चेयर पर कार्तिक बैठा हुआ था और शान के बारे में ही सोचे जा रहा था और उसे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर रेहान की कंपनी को शान क्यों संभाल रहा है उसके बिहाफ में, क्योंकि रेहान के बिहाफ में अगर किसी को संभालना भी होता तो वो ऋतिक होता, क्योंकि दोनों सारे काम मर्ज में करते थे। कार्तिक अब शान सारा के टॉपिक से हट इस टॉपिक में उसका दिमाग आ गया था कि रेहान का शान के साथ रिश्ता क्या है।
अब कार्तिक पूरा बात पता करने के लिए अपने असिस्टेंट को कॉल कर अपने केबिन बुलाता है तो कार्तिक का असिस्टेंट मयंक ऑर्डर मिलते ही कार्तिक के केबिन के पास आ केबिन का दरवाजा नॉक करता है तो कार्तिक उसे अंदर आने का इजाजत दे देता है। कमिंग। इजाजत मिलते ही वो केबिन का दरवाजा खोलता है और केबिन के अंदर चला जाता है और अपने बॉस के पास अपने सिर को झुका खड़ा रहता है तो कार्तिक अपने असिस्टेंट से कहता है, मयंक मुझे शान का पूरा डिटेल कल तक चाहिए। ये बात सुन मयंक ओके सर कहता है तो मयंक उसे जाने का ऑर्डर दे देता है। उसके जाने के बाद कार्तिक अपना काम वापस से करने लगता है पर उसके दिमाग में बस शान शान चले जा रहा था। शान का बार बार ख्याल आता पा कार्तिक अपना काम स्टॉप कर खुद में ही कहता है, हो क्या गया है मुझे, अगर वो सारा भी हुई तो क्या है, तो वो लड़का ना, और शायद यही वजह रहा होगा वो कभी किसी लड़के के करीब नहीं जाता ना ही लड़की का, ये सोचकर कि उसका लड़का होने सच बाहर आ जाए, पर अगर वो लड़का था तो लड़की बन क्यों रह रहा था। वो सवाल से घिरा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो प्यार सारा के लिए उसके दिल में था अब भी वो खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। आज का पूरा दिन पार हो जाता है। वही शान कबीर के साथ कंपनी से बाहर निकल मेंशन से बाहर निकल जाता है। कुछ ही वक्त में रेहान के नाना जी का मेंशन आ जाता है और जैसे ही कार रुकता है गार्ड कार का दरवाजा खोल देता है। फिर शान कार से बाहर निकल जाता है, वही कबीर भी कार से बाहर निकल चुका था। फिर दोनों मेंशन के अंदर साथ काम की बातें करते हुए जाने लगते हैं। कुछ ही मिनट में बात करते हुए दोनों मेंशन के अंदर आ जाते हैं तो दोनों का नज़र अमर जी पर जाता है और दोनों अमर जी के पास जाते हैं। फिर शान उनके बगल में जा बैठ जाता है। तभी अमर जी मीटिंग से रिलेटेड उससे सवाल करने लगते हैं तो शान भी जो कुछ हुआ मीटिंग में सब कुछ बताने लगता है। वही फिर अमर जी उसे फ्रेश होने के लिए जाने बोलते हैं तो वो खड़ा हो अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही कबीर अमर जी से जाने का इजाज़त ले जाने को होता है पर अमर जो उसे यही रुकने का कह देते हैं। वही दूसरी तरफ अमेरिका में अंधेरे कमरे में बड़े से आलीशान बेड पर आदमी लेटा हुआ था। तभी रूम का दरवाजा खोल एक प्यारी सी खूबसूरत लड़की अपने हाथ में कॉफ़ी ट्रे पर रख अपना हाथ में ट्रे पकड़े रूम के अंदर आती है और रूम का लाइट जला देती है तो बेड पर लेटा आदमी का अट्रैक्टिव चेहरा नजर आता है और वो लड़की उस अट्रैक्टिव आदमी के पास जाती है। वही लाइट जलने की वजह से उस आदमी का नींद खुल जाता है और वो अपनी आंखों को धीरे से खोलता है। उस आदमी की आंखें इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी उसका आंखों को एक बार देखे तो बस खो जाए। वही वो लड़की उसके पास आ बैठ जाती है। वही वो लड़का उठकर बैठ जाता है और उस लड़की की तरफ देख कहता है, तुम्हें ये सब करने का जरूरत नहीं है मेरे लिए। वैसे भी मैं इस गिल्ट में हूँ कि मैं तुम पर बोझ की तरह हूँ। एक तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मैं हूँ कौन, क्या करता हूँ। ये कहते हुए आदमी के चेहरे पर गुस्सा भर जाता है। वही वो लड़की उस आदमी के चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से कहती है, प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो और तुम बोझ नहीं हो मेरे लिए। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। लड़की की बातों को सुन आदमी उसके गाल पर रखे हाथ पर अपने हाथ को रख उसकी आंखों में देख कहता है, एक यूजलेस इंसान से प्यार करना बेवकूफ़ी है आकांक्षी, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं बस अपने याददाश्त को वापस लाना चाहता हूँ। ये बात सुन आकांक्षी अपने मन में ही कहती है, सॉरी मैं तुम्हारे याददाश्त को पर कभी वापस नहीं आने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम रेहान हो और एक बार तुम्हारा याददाश्त वापस आ गया तो मैं तुम्हें अपना नहीं बना पाऊंगी। मैं तुम्हें इंडिया से दूर अमेरिका इसलिए लेकर आई ताकि तुम्हें कभी भी अपना पास्ट याद न आ सके। अपने मन में इतना कहने के बाद आकांक्षी उसके होंठों के करीब जाते हुए कहती है, पर एक दिन मैं तुम्हें अपने आप से प्यार करवा कर रहूंगी सारांश। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को प्यार से चूमने लगती है तो रेहान, जिसका नाम आकांक्षी बदलकर सारांश रख दी थी, वो उसे खुद से दूर कर कहता है, आकांक्षी मैं तुम्हें हॉट नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे करीब मत आया करो। ये बात सुन आकांक्षी को बहुत बुरा लगता है पर फिर भी वो दूर हो कहती है, कॉफ़ी पी लेना। इतना कहने के बाद वो खड़ी हो जाने लगती है। वही रेहान अपने मन में ही कहता है, मेरे लिए आकांक्षी इतना कुछ करती है पर मुझे आकांक्षी से प्यार क्यों नहीं होता है। अपने आप में इतना कहने के बाद रेहान कॉफ़ी पीने लगता है। फिर फ्रेश होने के लिए बेड से उतर बाथरूम चला जाता है और धीरे धीरे आज का दिन अमेरिका में पार होने लगाता है। तो वही दूसरी तरफ अगला दिन आ जाता है और एक और नई सुबह शान रेहान से बातें करते हुए ही जागता है और उससे बात करते हुए ही अपना सारा काम करने के बाद शान नीचे जा नाना जी के साथ नाश्ता करने लगता है। तभी ऋतिक आता है तो अमर जी उसे भी नाश्ता करने को कहते हैं तो वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है तो सर्वेंट उसके लिए भी नाश्ता परोस देते हैं। फिर नाश्ता करते हुए ही ऋतिक कल की मीटिंग की बातें में शान से पूछने लगता है, पर कल के मीटिंग के बारे में बताते वक्त शान के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव ऋतिक को नजर आ रहे थे। तो जैसे ही नाश्ता खत्म होता है और दोनों साथ ही बाहर जा रहे होते हैं तभी ऋतिक शान से सवाल करता है, क्या हुआ,
तुम कल की मीटिंग के बारे में बात करते हुए परेशान क्यों हो गए थे? ये सवाल सुन सान एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, कल जिसके साथ मीटिंग था वो और कोई नहीं कार्तिक था। कार्तिक है ये तो ऋतिक को भी पता था, पर इस बात से सान परेशान क्यों हो रहा है ये बात ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था। वो अपने सवाल से भरे नज़र से शान को देख कहता है, तो तुम इस बात से परेशान क्यों हो शान? ये सवाल सुन वो अपने उदासी से भरे आवाज में कहता है, वो कॉलेज में मेरा क्लासमेट था और मुझे इस बात का डर है कहीं वो समझ ना जाए मैं ही सारा हूँ। शान के इस बात पर ऋतिक उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, अगर पता भी चल गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, और अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। ये तो शान को पता था कुछ नहीं होगा, ये भी पता था ऋतिक कुछ होने देगा भी नहीं, पर उसे खुद में ही एम्बरेसमेंट फील होता। वो दोनों कार के पास पहुंच जाते हैं और शान अपने और ऋतिक अपने कार में बैक मेंशन से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में रात का वक्त हो रहा था। आकांक्षी रेड सेक्सी नाइटी में रेहान के रूम का दरवाजा नॉक करती है तो रेहान जो बेड पर बैठा सिगरेट के कस ले रहा था वो अपनी ठंडी आवाज में कहता है, दरवाजा खुला है। ये सुन आकांक्षी रूम का दरवाजा खोल रूम का दरवाजा बंद कर रेहान के पास जा उसके हाथ से सिगरेट ले कहती है, कितनी बार कही हूँ तुम्हें सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। आकांक्षी की बातों पर रेहान कुछ नहीं कहता है तो आकांक्षी उसके बगल में बैठ सिगरेट को अपने में ले सिगरेट की कस लेती है, फिर जोर जोर से खांसने लगती है तो रेहान गुस्से में उसकी तरफ देख सिगरेट उसके हाथ से ले उसे बुझा उसके पीठ को सहला कहने लगता है, पागल हो क्या? जब तुम्हें पता है तुम सिगरेट नहीं पी सकती हो फिर क्यों? रेहान की बातों को सुन ठीक महसूस करने के बाद आकांक्षी उसे देख कहती है, क्योंकि तुम पी रहे हो और मैं तुम्हें कितना समझाती हूँ कि ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर फिर भी। इतना कहने के बाद वो रेहान के चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके होंठों के करीब जाते हुए कहती है, तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें मैं। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को चूमने लगती है। वही रेहान ने आज ही डिसाइड किया था वो आकांक्षी से प्यार करने की कोशिश करेगा, तो वो भी अपने हाथ को उसकी कमर पर रख उसके होंठों को पैशनेटली किस करने में साथ देने लगता है तो आकांक्षी को बहुत अच्छा महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे रेहान उससे प्यार करने लग रहा है। वो रेहान के गर्दन पर अपने हाथ घुमा देती है और इसके किस में डूबने लगती है। वही रेहान उसे किस करते हुए बैग पर लेटा अपने हाथ उसके शरीर पर फेरता। इससे पहले उसके बंद आंखों के सामने किसी लड़की का चेहरा धुंधला धुंधला सा बनने लगता है तो वो झट से आकांक्षी से दूर हो कहता है, सॉरी आकांक्षी, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है तो आकांक्षी बेड से उठ उसके पीछे जाते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो सारांश तुम? पर रेहान कोई जवाब ना दे बस निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अगस्त्य सोया हुआ था, तभी सोनाली को बहुत दर्द देने लगता है तो वो चिल्लाने लगती है जिससे अगस्त्य का नींद खुल जाता है और वो झट से सोनाली की तरफ देखता है और घबराते हुए कहता है, क्या हुआ सोनाली, तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? तभी सोनाली झट से कहती है, मुझे लगता है बेबी बाहर आने वाला है, अभी ही बेबी होगा, कुछ करो। वो चिल्लाने लगती है। वही अगस्त्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है सोनाली का चीखना चिल्लाना सुनकर, पर फिर अपने सेंस में आ वो सोनाली को अपने गोद में उठा लेता है। वही सोनाली दर्द में इतनी पागल हुए जा रही थी कि अगस्त्य को वो कसके पकड़ी थी, साथ ही अपने नाखून भी लगा दे रही थी गलती से, पर अगस्त्य को बस अपनी सोनाली का फिक्र था। वो जल्दी से कार के पास जाता है और सोनाली को कार के अंदर बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार चलाते हुए कुछ कुछ बोलता रहता है ताकि सोनाली को ठीक लगे। वही दूसरी तरफ अगस्त्य सोया हुआ था, तभी सोनाली को बहुत दर्द देने लगता है तो वो चिल्लाने लगती है जिससे अगस्त्य का नींद खुल जाता है और वो झट से सोनाली की तरफ देखता है और घबराते हुए कहता है, क्या हुआ सोनाली, तुम ठीक हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? तभी सोनाली झट से कहती है, मुझे लगता है बेबी बाहर आने वाला है, अभी ही बेबी होगा, कुछ करो। वो चिल्लाने लगती है। वही अगस्त्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है सोनाली का चीखना चिल्लाना सुनकर, पर फिर अपने सेंस में आ वो सोनाली को अपने गोद में उठा लेता है। वही सोनाली दर्द में इतनी पागल हुए जा रही थी कि अगस्त्य को वो कसके पकड़ी थी, साथ ही अपने नाखून भी लगा दे रही थी गलती से, पर अगस्त्य को बस अपनी सोनाली का फिक्र था। वो जल्दी से कार के पास जाता है और सोनाली को कार के अंदर बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार चलाते हुए कुछ कुछ बोलता रहता है ताकि सोनाली को ठीक लगे। कुछ ही वक्त में हॉस्पिटल आ जाता है और सोनाली को एडमिट किया जाता है। जो डॉक्टर सोनाली का चेकअप कर रही थी वो जल्दी से आ जाती है और सोनाली को चेक करने लगती है। डिलीवरी का कंडीशन आ चुका था तो डॉक्टर उसकी डिलीवरी करने लगती है। वही अगस्त्य बाहर इधर उधर चल परेशान हो रहा था। वही दूसरी तरफ रेहान बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है, तभी कोई रेहान के माथे पर जोर से मारता है तो रेहान अपने माथे को कसके पकड़ लेता है।
तभी आकांक्षी वहां आ जाती है और वो ये देख हैरान रहती है। वही रेहान खड़ा हो सामने रखे ग्लास को उठा उस आदमी के सिर पर मार देता है और दोनों के बीच फिर लड़ाई शुरू हो जाता है। वही आकांक्षी आ जाती है और वहां की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो पुलिस को बुला लेती है। फिर पुलिस आ वहां की सिचुएशन ठीक करने लगता है। वही रेहान के सिर से बहुत खून बह चुका था और वह बेहोश होने लगता है तो आकांक्षी रेहान पकड़ लेती है और किसी को हेल्प के साथ बार से बाहर निकल अपने कार में रेहान को बैठा उस आदमी को थैंक यू बोल रेहान को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। कुछ वक्त के बाद आकांक्षी रेहान को ले हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर उसे वार्ड रूम के अंदर ले जा उसका इलाज खुद से करने लगती है। कुछ ही वक्त में बैंडेज वगैरह और उसका हेल्थ कंडीशन देखने के बाद वो रेहान का होश में आने का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में अगस्त्य का भी बेबी जन्म ले चुका था। डॉक्टर उसे मुस्कुराकर बाहर आ कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव ए सोन। ये सुन अगस्त्य के होंठों पर बड़ी वाली मुस्कान छा जाती है और वो फिर वार्ड रूम के अंदर जाता है तो उसे अपनी वाइफ सोनाली नजर आती है जिसकी कंडीशन अभी बहुत खराब थी। वही उसके बगल में प्यारा सा छोटू सा बच्चा जो दिखने में बिल्कुल अगस्त्य की तरह लग रहा था। वो अपने बच्चे को देखने की जगह पहले सोनाली के पास बैठ उसे देखता है। वही सोनाली उठने लगती है तो अगस्त्य उसे उठकर बैठने में हेल्प करता है। फिर जैसे ही वो सोनाली के चेहरे पर अपने हाथ को रखता है और उसके माथे को प्यार से चूमने ही वाला होता है तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगता है तो अगस्त्य बच्चे की तरफ देखता है। वही सोनाली अपने धीमे आवाज में कहती है, गलत बात, अपने बेटे से मिलने से पहले वाइफ से मिल रहे हैं, ये बात आपके बेटे को अच्छा नहीं लगा। सोनाली की बातों को सुन अगस्त्य मुस्कुरा देता है। फिर मुस्कुराते हुए ही अपने बच्चे की तरफ देखता है और उसे गोद में लेना चाहता था पर कैसे ले उसे समझ नहीं आ रहा था तो सोनाली ये देख मुस्कुराते हुए उसे कहती है, बच्चे के सिर पर एक हाथ रखो और दूसरा नीचे क्योंकि बच्चे का सिर बहुत नाजुक होता है। ये बात सुन अगस्त्य वैसा ही करता है जैसा सोनाली उसे समझाती है। वो बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है और गोद में जाते ही बच्चा शांत हो जाता है। ये देख अगस्त्य के होंठों पर प्यारा सा मुस्कान छा जाता है। वही उसे मुस्कुराता देख सोनाली भी बहुत खुश थी। बच्चा कुछ ही वक्त में सो जाता है तो वो आगे क्या करे उसके लिए सोनाली की तरफ देखता है तो सोनाली उसे वापस उसके पास सुला देने को कहती है तो अगस्त्य वैसा ही करता है। फिर वो सोनाली की तरफ प्यार से देखता है और अपने हाथ को उसके गाल पर रख प्यार से अपने हाथ फेरते हुए कहता है, थैंक यू जान। ये सुन सोनाली उसके आंखों में देख सवाल करती है, थैंक यू क्यों? ये सवाल सुन अगस्त्य प्यार से कहता है, मुझे इतना कुछ देने के लिए, मेरे फैमिली को अपना समझने के लिए और अब मुझे प्यारा सा बेबी देने के लिए। इतना कहने के बाद वो उसके माथे को प्यार से चूम अपने बाहों में भर लेता है। तभी सोनाली कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ पर यह खुशी मुझे बहुत अधूरी सी लग रही है। सोनाली की बातों को सुन अगस्त्य को समझ आ रहा था वो ऐसा क्यों कह रही है। तो अगस्त्य उसके बालों पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए कहता है, बहुत जल्द ये परिवार पूरा हो जाएगा और हमारी खुशियां भी। ये बात सुन सोनाली झट से कहती है, रेहान मिल जाएंगे ना? अगस्त्य हाँ कह देता है पर धीरे धीरे अगस्त्य का भी उम्मीद टूटने लगा था। वही दूसरी तरफ रेहान को होश आ जाता है और जैसे ही आकांक्षी उसे होश में आता देखती है तो उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखने ही वाली होती है पर रेहान हवा में ही उसके हाथ झटक उठकर बैठ उसे घूर कर देख सवाल करता है, कौन हो तुम? ये सुन आकांक्षी को ऐसा लगता है जैसे रेहान को सब याद आ गया है तो वो घबरा जाती है और घबराते हुए ही कहती है, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? वो अपने शब्द को पूरा करती है उससे पहले ही रेहान अपने सिर को पकड़ लेता है और दर्द से करहाते हुए कहता है, मुझे बहुत दर्द दे रहा है। ये बात सुन आकांक्षी नर्स को एक इंजेक्शन लाने को कहती है तो नर्स जल्दी से इंजेक्शन ले आती है तो आकांक्षी उसे इंजेक्शन लगा देती है जिससे रेहान धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। तो आकांक्षी उसके बगल में बैठ एक गहरी सांस भरते हुए अपने मन में कहती है, मुझे सारांश का टैबलेट चेंज करना होगा। आई थिंक इसे बातें याद आने लगी है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ। सारांश सिर्फ मेरा है। अपने आप में इतना कहने के बाद वो रेहान को देखने लगती है। वही दूसरी तरफ सोनाली को आज के लिए हॉस्पिटल में रहने को कहा जाता है। वही इंडिया में भी ये न्यूज़ अमरजी, शान और बाकी सभी को मिल जाता है कि अगस्त्य का बेटा हुआ है। ये जान सभी बहुत खुश होता है और डिस्चार्ज होते ही अगस्त्य को सोनाली और बच्चे के साथ इंडिया आने को कह देते हैं। फिर शान कंपनी चला जाता है और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। शान कार्तिक का भी आज ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था और कार्तिक को कहीं ना कहीं ये विश्वास हो चुका था कि शान ही सारा है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। अमेरिका में सोनाली का भी डिस्चार्ज हो गया तो वो और अगस्त्य अपने बच्चे को ले हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। फिर अगस्त्य सोनाली को अच्छे से कार के अंदर बैठा बच्चे को उसकी गोद में दे कहता है, मुझे डॉक्टर से कुछ कंफर्म करना है तो मैं बात करके आता हूँ।
ये बात सुन सोनाली ठीक है कह देती है तो अगस्त्य हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर वो जाता ही है तभी वो किसी से जा टकरा जाता है और वो उससे दूर हो जाता है और दोनों साथ ही सॉरी कहने को होता है, पर सामने वाला आदमी तो सॉरी कह देता है पर अगस्त्य सामने खड़े इंसान को देख हैरान हो जाता है और अपने हैरानी से भरे आवाज में उसका नाम लेने ही वाला होता है, पर तभी आकांक्षी आ कहती है, सारांश हम चले। एक चेहरा दो नाम ये कैसे हो सकता है। अगस्त्य उसे हैरानी से देखने लगता है, वही सारांश आकांक्षी के साथ वहां से जाने लगता है। तभी अगस्त्य के पास सोनाली की डॉक्टर आती है, तभी अगस्त्य को परेशान देख वो कहती है, व्हाट हैपन। ये बात सुन अगस्त्य लीजा की तरफ देख कहता है, वो व्हाइट कोट पहनी थी मतलब वो डॉक्टर है ना। ये बात सुन लीजा हाँ कहती है तो अगस्त्य झट से कहता है, क्या तुम मुझे उसका डिटेल दे सकती हो। अगस्त्य जैसे ही ये मानता है तो बिना देरी किए लीजा कहती है, ओके बट कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकता है। लीजा आज भी अगस्त्य को बहुत चाहती थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, पर उसे पता था उसके कुछ भी करने के बावजूद भी अगस्त्य को उससे प्यार नहीं होगा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ सोनाली है और वो दोनों के बीच कभी आना भी नहीं चाहती है, पर वो अगस्त्य के लिए कुछ भी कर सकती है। अगस्त्य ये सुन गहरी सांस भर कहता है, तुम्हें तो पता है ना मेरा भाई मिल नहीं रहा है और अभी उस डॉक्टर के साथ बिल्कुल मेरे भाई जैसा दिखने वाला इंसान था। ये बात सुनते ही लीजा झट से कहती है, ओके मैं पूरा डिटेल तुमको ला दूंगा। ये बात सुन अगस्त्य फिर झट से कहता है, थैंक यू सो मच। वैसे मैं अगर पूरा प्रिकॉशंस लूं तो सोनाली और अपने बेबी को इंडिया वापस ले जा सकता हूं। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही अगस्त्य ये पूछता है तो लीजा झट से कहती है, हाँ पर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, अभी सोनाली का चेकअप बाकी है। ये सुन अगस्त्य झट से कहता है, क्या मैं इंडियन डॉक्टर से आगे सोनाली का चेकअप नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि सोनाली को यहाँ मन नहीं लग रहा है, वो सभी के पास जाना चाहती है। जैसे ही अगस्त्य ये बात कहता है तो लीजा कहती है, ओके तुम चेकअप करवा सकता है पर मैं जो अपने हाथ में केस लेता है उसे पूरा मैं करती है तो मैं ही इंडिया आ जाऊंगी। इस बात पर थैंक यू अगस्त्य कहता है और फिर जाने लगता है तो लीजा बस उसे जाता हुआ देखने लगती है। वही अगस्त्य के दिमाग में बस रेहान चल रहा था और वो अभी जाना नहीं चाहता था, पर वो इन सब के कारण अभी सोनाली को स्ट्रेस नहीं दे सकता था और एक बार अगस्त्य कंफर्म हो गया वो रेहान ही है तो वो यहाँ खुद सब पता कर लेगा ही, पर इन सब में सोनाली का इन्वॉल्व करना अगस्त्य को सही नहीं लग रहा था। कुछ ही वक्त में वो हॉस्पिटल से बाहर निकल सोनाली के पास चला जाता है और कार के अंदर जा बैठ जाता है और उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। वही सोनाली अगस्त्य की तरफ देखती है। अगस्त्य अपने आप को पूरा नॉर्मल किया हुआ था, पर जब से सोनाली अगस्त्य को समझना शुरू की थी उसे अगस्त्य के चेहरे के हर भाव को समझने लगी थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देख सोनाली सवाल करती है, कोई बात है अगस्त्य जो आप मुझे बताना नहीं चाहते हो। सोनाली के इस सवाल पर अगस्त्य सोनाली की तरफ देखता है फिर कहता है, हाँ क्या। सोनाली के इस सवाल पर अगस्त्य उसके करीब जा उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी परी चाहिए थी पर तुम तो मुझे पारा दे दी। ये बात कह अगस्त्य दूर हो हंसने लगता है। वही सोनाली उसे घूर कर देखती है तो अगस्त्य हंसते हुए ही कहता है, मैं मजाक कर रहा जान, मुझे क्या परेशानी हो सकता है, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें सही सलामत देख और हमारे पास एक प्यारा सा बेबी भी है, पर ये पहला और आखिरी बेबी है, अब तुम और बेबी का नहीं सोचोगी। ये बात सुन सोनाली अपना मुंह बना लेती है और कहती है, पर आपको बेटी भी चाहिए ना, और मैं भी बेटी चाहती हूँ। इतना कहने के बाद वो प्यारा सा चेहरा बना लेती है तो अगस्त्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से उसके गाल पर अपने हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं सोनाली, मैं बार बार रिस्क नहीं ले सकता हूँ और अगर तुम्हें और बेबी चाहिए तो हम अडॉप्ट कर लेंगे। ये भी सोनाली के लिए ठीक था। वैसे भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका अपना कोई नहीं। तो अगस्त्य के बातों को सुन सोनाली के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। सोनाली अगस्त्य इंडिया के लिए निकल जाते हैं। वही कार्तिक का शक यकीन में बदल गया था और उसे पता नहीं क्यों पर शान की तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गया था। करीबन 14 घंटे बीत जाते हैं। अगस्त्य का प्राइवेट जेट इंडिया लैंड होने वाला था। वही शान, अमरजीत, कबीर, ऋतिक, धीर, अंश, आयशा सब एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। कुछ ही वक्त में वो सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वही प्राइवेट जेट भी लैंड हो जाता है और सोनाली अपने हाथ में बेबी और उसके साथ अगस्त्य दोनों जेट से बाहर आ जाते हैं। वही अगस्त्य का असिस्टेंट अगस्त्य और सोनाली का ट्रॉली ले नीचे आ जाता है, फिर सभी के पास जाता है और जब दोनों के साथ बेबी को सभी आता देखते हैं तो सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर जैसे दोनों सामने आते हैं और सोनाली अमरजीत का पैर छूने के लिए बच्चे के साथ झुकने को होती है तो अमरजीत झट से कहते हैं, बेटा कितनी बार कहा हूँ लक्ष्मी पैर नहीं छूती है और बच्चे को लेकर बिल्कुल मत झुको।
ये सुन सोनाली मुस्कुरा देती है। फिर अमर जी अपने पोते को सोनाली की गोद से ले लेते हैं और उसे प्यार से देखने लगते हैं। वही कार के अंदर जाने की जगह सभी दादाजी को घेर लेता है बच्चे को देखने के लिए, और ये देख सोनाली को भी अधिक अच्छा महसूस होने लगता है। तभी अगस्त्य अपनी वाइफ के कंधे पर अपने हाथ को रखता है तो सोनाली अगस्त्य की तरफ देख मुस्कुरा देती है। तभी शान सोनाली और अगस्त्य के पास आता है और पहले सोनाली और वो एक दूसरे के गले लगते हैं। वही बाकी के लोग बच्चे को अपने गोद में लेने के लिए लड़े जा रहे थे। तभी अगस्त्य कहता है, सभी हम लोगों को ही देख रहे हैं, क्या हम घर चले? फिर तुम सब ये कंटिन्यू रखना। इस बात पर सभी सिल्ली सा मुस्कुरा देते हैं। वही सोनाली और शान एक दूसरे से अलग होते हैं और सभी कार के अंदर जा बैठने लगते हैं। तभी अगस्त्य कहता है, ऋतिक, ध्रुव, कबीर, मुझे तुम तीनों से कुछ बात करना है तो हम तीनों साथ चलते हैं। इस बात पर दोनों हाँ कहते हैं। फिर दादाजी, सोनाली, शान एक कार में बैठ जाते हैं और आयशा और अंश दूसरे कार में, वही तीसरे कार में वो चारों। फिर कार स्टार्ट हो जाता है तो ऋतिक अगस्त्य की तरफ देख सवाल करता है, क्या हुआ अगस्त्य? ऋतिक का सवाल सुन अगस्त्य एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, जिस हॉस्पिटल में सोनाली एडमिट थी उसी हॉस्पिटल में मैं रेहान को देखा। ये सुन कार चला रहा कबीर, उसके बगल में बैठा ध्रुव, दोनों अपने चेहरे को पीछे मोड़ लिया हैरानी से। वही उसके बगल में बैठा ऋतिक भी उसे हैरानी से घूरे जा रहा था। सभी की नजरों को देख अगस्त्य कहता है, कबीर आगे देखो और कार चलाने में फोकस करो। ये सुन वो झट से सॉरी कहता है और आगे अपने चेहरे को मोड़ कार चलाते हुए ही सुनने लगता है। वही ऋतिक गुस्से में अगस्त्य से कहता है, वो ठीक है तो अमेरिका में क्या कर रहा है और तू उससे बात नहीं किया? वो कैसे? इससे आगे वो कुछ और कहता कि तभी अगस्त्य कहता है, ऋतिक शांत हो जाओ, उसका शकल रेहान जैसा था और मुझे ऐसा लगता है वो रेहान ही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा वो रेहान है तो उसे वो डॉक्टर सारांश क्यों कह रही थी? अगस्त्य क्या कह रहा है? ऋतिक, कबीर, ध्रुव किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो तीनों के एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए अगस्त्य तीनों को जो जो वहां हुआ था सब कुछ बताने लगता है और ये भी बता देता है वो पूरा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपने आदमियों को लगा दिया है। कुछ ही वक्त के बाद मेंशन आ जाता है और सभी कार से बाहर निकल जाते हैं, पर कार में ही कबीर, ऋतिक, ध्रुव और अगस्त्य चारों डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने चेहरे पर कोई भी ऐसा भाव नहीं लाएंगे जिससे किसी को शक हो, और इस बारे में उन चारों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सभी कार से फिर बाहर निकल मेंशन के अंदर चले जाते हैं और अंदर आते ही बच्चा मुस्कुराने लगता है जैसे उसे भी पता चल गया हो वो अपना घर आ गया है। अमर जी बच्चे को हंसता हुआ देख उसके साथ खेलने लगते हैं। वही सोनाली बस मुस्कुराते हुए देख रही होती है। तभी अगस्त्य उसके पास आ सवाल करता है, क्या हुआ सोनाली, कुछ सोच रही हो क्या? ये सवाल सुन सोनाली अपनी धीमी आवाज में कहती है, अगर मैं ठीक होती तो बहुत पहले ही ये खुशी दादाजी को दे चुकी होती और रेहान जी भी हमारे साथ होते। कब मिलेंगे रेहान जी? पता है अगस्त्य, जब जब शान को देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। मेरा हंसता खेलता हुआ शान हंसना भूल गया है रेहान जी के जाने से। सोनाली की बातों को सुन अगस्त्य उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, बहुत जल्द रेहान हमारे साथ होगा जान। अभी इस मोमेंट को जियो, नहीं तो रेहान को ये पता चलेगा इस घर में नया सदस्य आया है, उसके लिए उसकी माँ ही खुश नहीं थी क्योंकि वो नहीं था तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अगस्त्य का बात समझते हुए वो अपने होंठों पर मुस्कान ले आती है। ऐसे ही वक्त धीरे धीरे पार होने लगता है। 5 दिन बीत चुका था और कल बच्चे की छठियारी के लिए पूजा के साथ साथ पार्टी भी रखा गया था। इसलिए आज ही इवान और अनुज जी मुंबई अग्निहोत्री मेंशन आ जाते हैं। उन दोनों के आने के बाद अनुज जी अपने पोते शान और अपने दोस्त अमर के बाद सभी घर वाले से मिलते हैं और घर में आए नए चिराग को अपने गोद में ले उसके साथ खेलते हुए अमर जी के साथ बैठ बातें करने लगते हैं। वही इवान सभी के साथ बैठा था पर उसका ध्यान कबीर पर था जो अगस्त्य के साथ साइड में खड़ा हो कुछ काम की बातें कर रहा था। तभी कबीर का नज़र एक बार इवान पर जाता है और उसे अपने तरफ देखता पा कबीर झट से अपनी नज़रें फेर लेता है। तभी अगस्त्य ये नोटिस कर लेता है पर वो कुछ कहता नहीं है। वही इवान भी फिर गुस्से में अपनी नज़रें फिर लेता है। रात का वक्त हो चुका था, कबीर जाने को होता है पर अगस्त्य उसे जाने से रोक लेता है। वैसे भी कल सुबह सुबह पूजा था। कबीर भी रुकने के लिए मान जाता है और सभी के साथ डिनर करने लगता है। डिनर करने के बाद सभी सोने चले जाते हैं। कबीर भी जा रहा होता है सोने को, पर इवान उसका हाथ पकड़ उसे रोकता है, पर कबीर झट से उसके हाथ को झटक अपने चारों तरफ देखता है। सभी को अपने कमरे में जाता हुआ और उनकी तरफ ध्यान न देता देख उसे राहत मिलता है और वो बिना इवान की तरफ देखे फिर सोने चला जाता है। तो इवान गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध खुद में ही कहता है, ये अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? जब से आया हूँ ये मुझे इग्नोर किए जा रहा है और इन 6 महीने में ठीक से मुझसे बात भी नहीं किया है। क्या इसके लाइफ में कोई और है?
ये ख्याल आते ही उसे अपने दिल में दर्द महसूस होने लगता है। फिर वो भी अपने भाई के रूम में जाता है तो देखता है शान रेहान की तस्वीर को पकड़ा बैठा है, तो इवान उसके पास जा बगल में बैठ उसका नाम लेता है, शान। अपना नाम सुन उसे होश आता है। इवान रूम के अंदर आ गया है तो वो रेहान की फोटो को रख इवान की तरफ देख मुस्कुरा देता है। शान को मुस्कुराता देख इवान उससे सवाल करता है, इतनी तकलीफ में भी तू मुस्कुरा कैसे लेता है? ये सवाल सुनते ही शान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ तो है मेरे पास, बस मेरा रेहान मुझसे दूर है, पर बहुत जल्द मेरा रेहान मेरे पास होगा। शान की बातों को सुन इवान उसके गले से लग जाता है। इवान का बर्ताव देख शान हैरान था, पर फिर भी उसे लग रहा था इवान परेशान है, तो वो उसके पीठ को प्यार से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या डैड कुछ और साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सम्राट ने कुछ करने का कोशिश किया है? सम्राट वही था जो इवान की तरह दिखता था। इवान और शान के डैड अपने उस बेटे को हाइड कर रखे थे ताकि उसे बिल्कुल अपनी तरह बना सके और पूरे सत्ते को अपना बना अपने उस बेटे के नाम करे जो उसकी तरह हो। और सम्राट कहीं ना कहीं उसके जैसा ही था, साथ ही बहुत खतरनाक भी। वो इंसान तो था पर उसके अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मिस्टर कपाड़िया ने उसे कभी इंसान बनने ही नहीं दिया और एक ऐसा हैवान बना दिया जो बस पूरे दुनिया को अपने पैरों तले रोंदना चाहता था। शान का सवाल सुन इवान उससे दूर हो कहता है, नहीं शान, पर मुझे लगता है वो दोनों और मॉम दादू को हट करना चाहते हैं, पर मैं अपने दादू को कुछ नहीं होने दूंगा। और वैसे भी अब तक उन्हें पता नहीं है कि मुझे उनका सब सच पता चल गया है, और कुछ भी हो वो मुझे तो हॉट नहीं करने वाले हैं। इवान की बातों को सुन उसके कंधे पर शान अपना हाथ रख कहता है, हाँ, इसलिए तो पूरा जिम्मेदारी तुझ पर छोड़ दिया हूँ। इतना कहने के बाद कुछ देर की चुप्पी के बाद शान कहता है, सॉरी। ये सुन इवान झट से सवाल करता है, और सॉरी किस लिए? इवान के सवाल पर शान उदासी से भरी आवाज में कहता है, मेरे कारण तुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा ना? शान की बातों को सुन इवान कहता है, बिल्कुल नहीं। चल अब सोते हैं, नहीं तो तेरा भतीजा क्या बोलेगा, मेरे चाचू सोए रह गए थे मेरे छठी के दिन। ये बात सुन शान मुस्कुरा देता है और कहता है, चलो सोते हैं। फिर दोनों बेड पर लेट जाते हैं और अपने अपने चेहरे को घुमा अपनी आंखें खुली रख शान रेहान के बारे में सोच रहा था, वही इवान कबीर के बारे में। सोचते सोचते दोनों की आंखें आखिरकार लग ही जाती है। वही दूसरी तरफ होटल रूम के बड़े से कमरे में खूबसूरत सी लड़की हैंडसम से आदमी के पास, जो बेड पर पीछे आराम से अपने पैर को सीधा कर आधा लेटा हुआ था, उस आदमी की सेक्सी बॉडी को वो खूबसूरत लड़की किस किए जा रही थी। वही वो आदमी सिगरेट के कस लिए जा रहा था। वही सिगरेट के कस लेता हुआ वो आदमी जो दिखने में बिल्कुल इवान की तरह था, पर थोड़ा मैच्योर, साथ ही वो लंबा भी था और उसका शरीर उससे कई गुना अधिक अट्रैक्टिव था। और उसके सेक्सी बॉडी के अलावा उसे देख लग रहा था वो अपने शरीर पर बहुत ध्यान देता होगा। वो और कोई नहीं, सम्राट था। लड़की सम्राट के पूरे शरीर को किस किए जा रही थी। तभी सम्राट अपने सिगरेट को बुझा उस लड़की के बालों के अंदर अपने उंगलियों को ले जा अपने मुट्ठी में भर उसे खुद से दूर कर बेड में करते हुए उसके ऊपर जा उसके शरीर को प्यार नहीं बल्कि अपने हवस को बस शांत करने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक लड़की का ख्याल आने लगता है, जिस कारण वो लड़की को और दर्द देने लगता है। तो लड़की उसे कसके पकड़ कहती है, प्लीज सम्राट, मुझे दर्द हो रहा है आप। उससे आगे वो कुछ और कहती कि तभी उसके होंठों पर अपने हाथ को रख उसके कान के करीब जा अपने कठोर अट्रैक्टिव पर शैतानी आवाज में कहता है, आई डोंट केयर अबाउट योर पेन, जस्ट कीप योर माउथ शट एंड सैटिस्फाई मी। इतना कहने के बाद वो उसे और दर्द देने लगता है। करीबन 1 से 2 घंटे के बाद वो उससे दूर हो जाता है और अपने नाइट सूट को अपने जिस्म में डाल बालकनी के पास चला जाता है और सिगरेट जला सिगरेट के कस लेते हुए बाहर चांद की रोशनी को देखते हुए खुद में ही कहता है, मिस्टर कपाड़िया, तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो। आज तक जिस प्रॉपर्टी पैसे सट्टे को पाने के लिए मुझे खानदान से दूर रखे और अब मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो राज करने के लिए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने अपने बाप को डबल क्रॉस किया है और अब मैं तुम्हें करूंगा। इतना कहते हुए उसके होंठों पर कठोर मुस्कान छा जाता है। फिर वो चांद को देखते हुए बस सिगरेट की कस लेने लगता है। तभी नजरों के सामने एक चेहरा आने लगता है। उसके चेहरे को याद करते हुए वो अपने हाथ को आगे बढ़ा कहता है, मैं प्यार और इमोशन में बहने वाला शख्स नहीं हूँ। अगर कोई मुझे अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर कर दे तो मैं उसे खुद से बहुत दूर कर देता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इस्तेमाल करना चाहता था। तुम क्यों मुझे खुद से प्यार करने पर इतना मजबूर कर दी कि मुझे तुम्हारे साथ बुरा करना पड़ा। इतना कहने के बाद वो सिगरेट को फेंक अंदर जा बेड पर बैठ उस लड़की के गले पर हाथ रख उसके करीब जा उसके होंठों को बाइट करते हुए किस करने लगता है। तो लड़की बस उसके कंधे पर हाथ रख लेती है, पर सम्राट उससे दूर हो उसके गले से अपने हाथ को हटा देता है और गुस्से में लेट जाता है। वही लड़की उसके गुस्से से भरे मूड को देख दूरी बनाकर रखने में ही समझदारी समझती है।
धीरे धीरे ये रात बीत जाता है और सुबह का वक्त हो जाता है और अग्निहोत्री मेंशन में पूजा की तैयारियां सोनाली कर रही होती है सर्वेंट के साथ मिलकर। तभी शाना कहता है, सोनाली क्या कर रही है तू? आराम कर, तुझे ये सब करने का जरूरत नहीं है, मैं करूँगा। ये सुन सोनाली कुछ कहती कि तभी अगस्त्य आ जाता है और उसे अपनी कठोर नजरों से देखता है तो वो झट से उठकर बैठ कहती है, मैं काम कहाँ कर रही हूँ, बस काम करते हुए देख रही थी। उसके नौटंकी को देख शान मुस्कुराने लगता है। वही सोनाली शान को घूर कर देखती है। दूसरी तरफ इवान कबीर के रूम का दरवाजा जा नोक करता है तो कबीर जो तौलिए में था वो दरवाजा जा खोलता है और इवान को देख वो झट से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर नहाओ और रेडी हो जाओ। ये सुन इवान उसे धक्का दे रूम के अंदर आ दरवाजा रूम का बंद कर कबीर वो दीवार तरफ धक्का दे उसके आंखों में देखते हुए सवाल करता है, क्यों मुझसे दूर रह रहे हो? क्या तुम्हारा इंटरेस्ट मुझसे खत्म हो गया है? पर कबीर, मैं इवान कपाड़िया हूँ, अगर तुम अपना इंटरेस्ट कम करने का सोचे भी ना तो इवान कपाड़िया तुम्हें बर्बाद कर देगा। इवान की बातों को सुन कबीर उसके कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब कर कहता है, अच्छा तुम मुझे बर्बाद करोगे? हाँ। ये जैसे इवान कहता है उसे पलट उसे दीवार से टिका उसके करीब जा उसके होंठों को वो पैशनेटली किस करने लगता है। वही कबीर का वो भी किस में साथ देने लगता है और जैसे ही इवान किस करते हुए उसके तौलिए को हटाता है तभी दरवाजा नॉक होता है तो कबीर उससे दूर होने को था पर इवान अपने हाथ को उसकी गर्दन में मोड़ उसे अपने करीब ही रख उसके होंठों को पैशनेटली किस करता रहता है। तभी दरवाजे को नॉक करते हुए ऋतिक का आवाज आता है, कबीर। ऋतिक का आवाज सुन इवान को कबीर खुद से दूर कर उसके होंठों पर अपने हाथ को रख कबीर कहता है, हाँ ऋतिक सर। कबीर के आवाज को सुन ऋतिक कहता है, कुछ सामान लेने जाना है, मेरे साथ चलो। ये सुन कबीर ओके कहता है। इससे पहले ही इवान उसके तौलिए को खोल उसके लोअर साइड में हाथ फेरने लगता है तो कबीर अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं कपड़े पहनकर बाहर आता हूँ। उसके आवाज में ऋतिक को हकलाहट साफ नजर आ रहा था पर फिर भी ऋतिक ओके बोल जाने लगता है तो कबीर इवान के हाथ को हटा कहता है, इवान बंद करो, भूलो मत पूजा है और हम लेट हो जाएंगे। ये सुन इवान मुस्कुराते हुए उसके करीब जा उसके गर्दन पर किस करते हुए अपने लव बाइट को दे उससे दूर हो कहता है, ओके। इतना कह मुस्कुराते हुए वो निकल जाता है रूम से। वही कबीर रूम का दरवाजा बंद कर अपनी आंखों को बंद कर कहता है, ये लड़का बहुत बोल्ड हो गया है। खुद में इतना कहने के बाद वो बेड पर जा अपने कपड़े पहन शीशे के पास जा अपने बाल को सेट करने को होता है पर अपने गले में लव बाइट देखता है तो वो सोचने लगता है इसे अब वो कैसे कवर करे। वही दूसरी तरफ अमेरिका में रेहान दवा लेना छोड़ दिया था जिस कारण उसके सामने कुछ फ्लैशबैक बार बार आ रहा था। वही अंशिका उसे मेडिसिन खिलाने का बहाना ढूंढती रहती थी पर रेहान फिर भी वो दवाई नहीं लेता था तो आज वो दवाई देने के लिए दवाई का चूरन बना उसके कॉफी में डाल उसके रूम चली गई और रेहान के पास जा बैठ उसका नाम ली सारांश। तो रेहान का नींद खुल गया और वो उठकर बैठ गया। फिर आकांक्षी की तरफ देख कहता है, कितनी बार कहा हूँ, मेरे लिए ये सब करने का जरूरत नहीं है। रेहान की बातों को सुन अंशिका कहती है, ठीक है नेक्स्ट बार से मैं नहीं लाऊंगी पर अभी पी लो। ये बात सुन रेहान कहता है, ओके इसे यहाँ रख दो। ये बात सुन अंशिका कॉफी टेबल पर रख देती है। वही अंशिका उसे पीते हुए देखना चाहती थी पर रेहान के पास वो बैठी रही तो रेहान को गुस्सा आने लगेगा इसलिए वो उठकर आखिरी बार उसे देखती है फिर जाने लगती है। वही दूसरी तरफ इंडिया में पूजा का तैयारी हो चुका था। सभी पूजा के लिए बैठ जाते हैं। वही सोनाली और अगस्त्य बच्चे के साथ पंडित जी के अपोजिट बैठे होते हैं और फिर पूजा स्टार्ट हो जाता है। कुछ वक्त तक पूजा चलने के बाद पूजा के खत्म होने के बाद पंडित जी बच्चे का जन्म का समय तारीख सब जानने के बाद बच्चे का कुंडली बनाते हुए पूरा ग्रह नक्षत्र देखते हुए मुस्कुरा कर कहते हैं, ये बच्चा इस परिवार के लिए बहुत शुभ साबित होगा और बच्चे का ग्रह नक्षत्र बता रहा है बच्चा बहुत भाग्यशाली है। पर मैं जब पंडित जी रुक जाते हैं तो परेशान हो अमर जी कहते हैं, पर क्या पंडित जी? ये सवाल सुन एक गहरी सांस भरते हुए पंडित जी कहते हैं, 25 साल के आयु में बच्चे का विवाह रोहिणी नक्षत्र की लड़की से करवाना होगा क्योंकि बच्चे पर 25 साल के आयु में संकट लिखा है और इस संकट का निवारण रोहिणी नक्षत्र की लड़की से विवाह करके ही होगा। पंडित जी की बातों को सुन सभी परेशान हो जाते हैं। तभी अगस्त्य कहता है, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ। जैसे ही अगस्त्य ये बात कहता है सोनाली को अपना पूरा बचपन याद आने लगता है और वो झट से कहती है, मैं मानती हूँ अगस्त्य और हम अपना बेटे का शादी तभी करेंगे और रोहिणी नक्षत्र की लड़की से ही करेंगे। सोनाली अपने आंखों में आंसू लिए ये बात कहती है तो अगस्त्य उसके आंखों से आंसू पोंछ प्यार से कहता है, ओके पर अभी रोना बंद करो और अभी 25 साल है इसके लिए तो अभी से ही परेशान मत होवो।
अगस्त्या की बातों को सुन सोनाली रोना बंद करती है। वही बाकी के लोग भी सोनाली को समझाते हैं। फिर राशि नाम देने के बाद पंडित जी नाम का अक्षर बता देते हैं तो सोनाली कहती है, हम बच्चे का नाम अभी नहीं रखेंगे। सोनाली की बातों को सुन सभी उसे सवाल से भरे नजर को देखते हैं तो सोनाली कहती है, जब तक रेहान जी घर नहीं आ जाते हैं तब तक हम बच्चे का नाम नहीं रखेंगे। मैं चाहती हूँ हमारा परिवार पूरा हो, तभी हम अपने बच्चे का नाम अपने पूरे परिवार के साथ रखें। सोनाली की बातों को सुन सभी की आंखें नम हो जाती है। वही अगस्त्य सोनाली के तरफ देख अपने मन में कहता है, परिवार क्या होता है मुझे पता नहीं था, पर जब से तुम मेरे जिंदगी में आए हो तब से मुझे पता चला है परिवार क्या होता है और एक साथ रहने की खुशी क्या है। सभी फिर खड़े हो जाते हैं और आयशा फिर सभी पंडित जी को खाना खिलाने ले जाती है। तो सोनाली भी बच्चे को अगस्त्य की तरफ बढ़ा कहती है, मैं आयशा के साथ पंडित जी को खाना खिलाती हूँ। ये बात सुन शाना कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुझे ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। इतना कह शान चला जाता है। वही शान के साथ बाकी के लोग भी। वही अगस्त्य सोनाली के सिर पर प्यार से चूम कहता है, तुम्हें अभी सिर्फ आराम करना है और हमारे छोटू को झेलना है। अगस्त्या की बातों को सुन सोनाली अपना मुंह बना गुस्से में झट से कहती है, हमारा छोटू बोझ थोड़ी है जो हम झेलेंगे अपने छोटू को। ये सुन अगस्त्य काम पकड़ कहता है, ओके बाबा सॉरी, अब गुस्सा करना बंद करो। ये सुन सोनाली मुस्कुरा देती है। वही दूसरी तरफ पंडित जी का खाना लग चुका था और वो खाना शुरू कर देते हैं। कुछ वक्त में उनका खाना हो जाता है तो अमर जी पंडितों को दक्षिणा के तौर पर पैसे, सोने के सिक्के साथ ही उनके और उनकी पत्नी के लिए कपड़े देते हैं तो वो ले लेते हैं। फिर पंडित जी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद घर के सभी लोग खाना शुरू करते हैं। तभी बच्चा रोने लगता है तो सोनाली खाने की जगह उसे शांत करने लगती है। तो अगस्त्य खुद भी खाना ना खा प्लेट में खाना ले सोनाली जो इधर उधर घूमते हुए बच्चे को शांत करवा रही थी तो वो भी उसके साथ घूमते हुए उसे खाना खिला रहा था। दोनों का साथ और प्यार देख सभी के होंठों पर मुस्कान छाया हुआ था। कुछ ही वक्त में खाना खत्म हो जाता है। फिर ऋतिक ध्रुव साथ रेहान से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। तभी ध्रुव का नजर आयशा पर जाता है तो ऋतिक उसके नजर से नजर मिला अपनी बहन को देख सवाल करता है, क्या हुआ, तू मेरी बहन को ऐसे क्यों घूर रहा है। ऋतिक के सवाल को सुन ध्रुव कहता है, इन 6 महीनों में आयशा का बचपना बहुत कम हो गया है ना। क्या मेरे वजह से ऋतिक, मैं रेहान के जाने के गम में उसे ढूंढने में आयशा पर ध्यान देना पूरा ही छोड़ दिया हूँ। मुझे याद भी नहीं है मैं कब उससे ठीक से बात भी किया हूँ। ध्रुव के बातों को सुन ऋतिक उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, मैं खुश हूँ तू मेरी बहन के बारे में इतना सोचता है और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा और आयशा पहले की तरह हो जाएगी। ये सुन ध्रुव कहता है, हाँ। फिर सभी बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त हो गया था और सभी पार्टी के लिए रेडी हो चुके थे। शान ने व्हाइट कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम के साथ साथ क्यूट लग रहा था। सभी रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। सभी बहुत स्मार्ट लग रहे थे और जिसके लिए ये पार्टी रखा गया था छोटू सा बेबी वो बहुत क्यूट दिख रहा था। पार्टी में कार्तिक भी आया हुआ था। जब कार्तिक का नज़र शान पर जाता है तो कार्तिक का दिल धड़कने लगता है और वो शान को देखते हुए अपने मन में ही कहता है, मुझे पता है तुम सारा हो और सारा तुम एक लड़का भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम रेहान से प्यार करते हो। पर क्यों रेहान में ऐसा है क्या, और उस एक्सीडेंट के बाद से वो दुनिया के सामने आ क्यों नहीं रहा है, आखिर उसे हुआ क्या है, अब तक उसका इंजरी ठीक नहीं हुआ है क्या। अपने मन में वो ये सब कह रहा था तभी शान उसके पास आता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो कार्तिक उससे हाथ मिला लेता है। बाकी ऋतिक अगस्त्य भी आते हैं तो अगस्त्य को कार्तिक कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है तो अगस्त्य मुस्कुरा कर थैंक यू बोल देता है। फिर कुछ देर आपस में बात करते हैं और पार्टी स्टार्ट हो जाता है। तभी कार्तिक अगस्त्य से सवाल करता है, मिस्टर अग्निहोत्री, मिस्टर ओब्रॉय को आखिर हुआ क्या है। कार्तिक के सवाल को सुन शान की आंखों में आंसू भर जाता है। वही अगस्त्य कहता है, उसे उस एक्सीडेंट में बहुत चोट आई थी इसलिए रिकवर होने में बहुत टाइम लग रहा है। अगस्त्य की बातों को सुन कार्तिक को बिलीव नहीं हो रहा था पर उसे बिलीव करना पड़ रहा था। फिर सभी पार्टी में बिजी हो जाते हैं। वही शान इतने लोगों के बीच होकर भी रहा कि ना होने से खुद को अकेला समझ रहा था। तभी वेटर आता है तो बिना देखे क्या है वो उठा पीने को था, पर कार्तिक जो शान को ही देखे जा रहा था वो उसके हाथ में पकड़े ग्लास को पकड़ उसे पीने से रोक लेता है। तो शान अपने चेहरे को घुमा कार्तिक की तरफ देखता है तो कार्तिक उसके थोड़ा करीब जा अपने धीमे आवाज में कहता है, ये ड्रिंक है और मुझे पता है सारा, यानी कि तुम शराब नहीं पीते। जैसे ही कार्तिक ये बात करता है शान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी कार्तिक कहता है, डोंट वरी, मैं ये सच बाहर नहीं आने दूंगा। इतना कहने के बाद वो शराब का ग्लास ले लेता है और जूस पकड़े वेटर की तरफ इशारा कर अपने तरफ बुला जूस का ग्लास उठा शान के तरफ बढ़ा देता है।
वही ऋतिक ये नोटिस कर रहा था कार्तिक शान का बहुत ध्यान रख रहा है। तभी ऋतिक वहां कार्तिक से कहता है, मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ कंफर्म करना था, क्या हम साइड में जाकर बात कर सकते हैं? ऋतिक के बात को सुन कार्तिक कहता है, ओके मिस्टर धनजानी। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और एक रूम के अंदर जा बैठ जाते हैं। वेटर शराब लेकर भी आ जाता है और दोनों के लिए पैक बनाता है तो ऋतिक और कार्तिक दोनों ही ड्रिल उठा लेते हैं। तभी ऋतिक अपने हाथ के इशारे से उसे जाने को कहता है। फिर ऋतिक ड्रिंक गटक लेता है और सिगरेट का डब्बा निकल सिगरेट को जला सिगरेट के कस लेते हुए कहता है, कार्तिक मुझे पता है तुम्हें पता चल चुका है, सारा ही शान है, पर ये बात अपने तक ही रखना, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। ऋतिक की धमकी को सुन अपने लिए ड्रिंक बनाते हुए कार्तिक उसे पीते हुए मुस्कुराकर कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे इसलिए मैं अपना मुंह बंद रखूंगा ये मत सोचना, बल्कि सारा मेरे लिए कॉलेज के टाइम भी बहुत स्पेशल थी और अब तो शान है फिर भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बाकी मुझे नहीं पता रेहान के साथ क्या हुआ है, पर मैं कभी नहीं चाहता शान जैसा काइंड हार्टेड इंसान किसी विमेनाइजर के साथ रिलेशनशिप में रहे। कार्तिक की बातों को सुन ऋतिक कार्तिक को घूर कर देख कहता है, रेहान शान से मिलने के बाद बदल चुका था और हाँ ये शान का लाइफ है तो तुम उसकी लाइफ में बताने वाले होते कौन हो? क्या तुम्हें भी जो प्यार सारा से था वही शान से होने लगा है? इस सवाल पर कार्तिक कठोरता से देख ऋतिक से कहता है, हाँ, और हाँ शान को मैं ये रियलाइज करवा ही दूंगा कि रेहान उसके लिए बेस्ट नहीं है। इतना कहने के बाद कार्तिक खड़ा हो वहां से जाने को था तभी ऋतिक सिगरेट की कस लेते हुए कहता है, कोशिश करके देख लो, शान सिर्फ रेहान का है और उसका ही रहेगा। ऋतिक की बातों को सुन कार्तिक को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपने हाथों का मुट्ठी बांध लिया और गुस्से में वहां से जाने लगता है।